नमस्कार। आज हम कुछ कानूनी दस्तावेजों के पन्नों को पलट रहे हैं। इनमें भारतीय दंड संहिता के कुछ खास प्रावधान दर्ज हैं जो झूठी गवाही और संबंधित अपराधों के बारे में है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन धाराओं की कह सकते हैं तह तक जाने की। सिर्फ ये नहीं कि ये क्या कहती हैं, बल्कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह के बर्ताव को ये अपराध मानती हैं, और अगर कोई इनके दायरे में आता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। चलिए इस कानूनी ताने बाने की एक विस्तृत पड़ताल करते हैं। हाँ, ये प्रावधान सिर्फ कानून की किताबों में लिखे शब्द नहीं है, ये तो न्याय प्रणाली की आत्मा है। मतलब जो साक्ष्य है, सबूत है, उसकी सच्चाई और उसके भरोसे को बचाने के लिए बनाए गए हैं। सोचिए जरा, अगर अदालत में पेश किए जा रहे सबूत ही झूठे हों तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा। झूठी गवाही पूरी न्याय प्रक्रिया की जड़ों को खोखला कर सकती है। तो इन धाराओं को समझना हमें ये दिखाता है कि हमारी कानूनी व्यवस्था सच को कितना कितना ऊंचा दर्जा देती है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं धारा 231 से। पहली नजर में ये धारा ऐसा लगता है कि ये किसी को झूठी गवाही के जरिए गंभीर अपराध में फंसाने की कोशिश से जुड़ी है। हाँ, सही पकड़ा। धारा 231 बिल्कुल इसी स्थिति पर केंद्रित है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर मतलब इरादे के साथ कोई झूठी गवाही देता है या फिर ऐसा कोई झूठा सबूत करता है और उसका मकसद ये है कि उस झूठी गवाही या सबूत के आधार पर किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध का दोषी ठहराया जा सके जिसकी सजा बहुत गंभीर है, जैसे कि आजीवन कारावास या 7 साल या उससे ज्यादा की कैद, हाँ पर मौत की सजा नहीं, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को बहुत कठोर सजा मिल सकती है। कितनी कठोर? मतलब क्या कोई तय सजा बताई गई है? यहीं पर ये धारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कहती है कि झूठी गवाही देने वाले या वो झूठा सबूत गढ़ने वाले को ठीक वही सजा मिलेगी जो उस मूल अपराध के लिए तय है जिसके लिए उसने किसी और को फंसाने की कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, मतलब सजा की अवधि और उसका प्रकार, जैसे कठोर कारावास है या साधारण, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उस अपराध के असल दोषी को मिलता। अच्छा, तो ये सीधे तौर पर उस अपराध की गंभीरता से जुड़ जाता है, बिल्कुल, जिसके लिए गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। स्रोत में डकैती का एक उदाहरण भी है जी। क्या आप उसे थोड़ा और खोलकर समझा सकती हैं? जरूर। उदाहरण ये कहता है कि मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो अदालत में झूठी गवाही देता है। उसका इरादा है कि जेड नाम के व्यक्ति को डकैती के जुर्म में सजा हो जाए। अब अगर डकैती के अपराध के लिए कानून में सजा मान लीजिए आजीवन कारावास है या 10 साल तक की कठोर कैद और जुर्माना है, तो धारा 231 के तहत ए को भी इस झूठी गवाही के अपराध के लिए ठीक वही सजा, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद। हाँ बिल्कुल वही, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना ये हो सकता है। तो ये सिर्फ किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि उसे गंभीर सजा दिलाने की नीयत से एक झूठा जाल बुनना है। इसमें वो जानबूझकर शब्द जो है वो बहुत अहमियत रखता होगा। मतलब गलती से कही गई कोई गलत बात शायद इस दायरे में ना आए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आशय पूर्वक या जानबूझकर, जिसे अंग्रेजी में इंटेंशनली कहते हैं, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कानून ये मानता है कि भाई गलती तो हो सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सोच समझकर पूरी योजना के साथ किसी निर्दोष को गंभीर अपराध में फंसाने के लिए झूठ का सहारा लेता है, तो ये न्याय पर सीधा हमला है और इसीलिए सजा भी उतनी ही गंभीर रखी गई है। ये एक तरह से आप कह सकती हैं समानुपात के सिद्धांत को दिखाता है। जितना गंभीर नुकसान पहुंचाने का इरादा, उतनी ही गंभीर सजा। और ये भविष्य में लोगों को ऐसा करने से रोकने, मतलब डिटरेंस का भी एक तरीका है। ये जानना काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब धारा 232 पर आते हैं। इसमें तो धमकी देकर झूठी गवाही दिलाने की बात कही गई है। ये तो सीधे सीधे न्याय प्रक्रिया में जबरदस्ती का दखल लगता है। हाँ, धारा 232 जो है वो न्याय प्रक्रिया को बाहरी दबावों से बचाने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके 2 हिस्से हैं और दोनों ही गंभीर स्थितियों से निपटते हैं। पहला भाग यानी धारा 332(1) ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है, चाहे उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की या उसकी इज्जत मतलब प्रतिष्ठा को या उसकी संपत्ति को, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को धमकी देता है जिससे वो दूसरा व्यक्ति हितबद्ध है, जैसे परिवार का सदस्य हो या कोई करीबी दोस्त, और इस धमकी का मकसद उस दूसरे व्यक्ति से झूठी गवाही दिलवाना है, तो धमकाने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है।
किस तरह की सजा? और क्या सिर्फ धमकाना ही काफी है या गवाही का दिया जाना भी जरूरी है इसके लिए? देखिए, धारा 332(1) के तहत धमकाने वाले को 7 साल तक की कैद। 7 साल तक? हाँ, 7 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और यहाँ आपका सवाल अच्छा है, यहाँ सिर्फ धमकी देना जिससे व्यक्ति झूठी गवाही देने पर मजबूर हो जाए वो काफी है। ये जरूरी नहीं कि उस धमकी के कारण असल में झूठी गवाही दी ही गई हो। कानून का उद्देश्य ऐसे दबावों को ही रोकना है अच्छा, जो किसी को सच बोलने से रोके या झूठ बोलने पर मजबूर करे। ठीक है। और इसका दूसरा भाग 232(2), वो तो और भी कठोर लग रहा है। उसमें निर्दोष व्यक्ति के दोषी ठहराए जाने और उसे एक गंभीर सजा मिलने की बात है। हाँ, धारा 232(2) उन स्थितियों के लिए है जहां धमकी का नतीजा बहुत ही भयानक होता है। ये कहता है कि अगर उपधारा 1 में बताई गई धमकी दी गई और उस धमकी के कारण किसी व्यक्ति ने झूठी गवाही दी और उस झूठी गवाही के परिणाम स्वरूप ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया और उसे मौत की सजा या 7 साल से ज्यादा की कैद जैसे आजीवन कारावास मिली तो धमकाने वाले का क्या होगा? तो धमकाने वाले व्यक्ति को भी ठीक वही सजा मिलेगी जो उस निर्दोष व्यक्ति को मिली है। क्या? हाँ, उसी तरीके से और उसी मात्रा में। मतलब अगर धमकाकर झूठी गवाही दिलवाई गई और उस गवाही के आधार पर किसी बेगुनाह को मान लीजिए आजीवन कारावास मिला, तो धमकाने वाले को भी आजीवन कारावास? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सख्त प्रावधान है। कानून की भाषा तो यही कहती है। ये प्रावधान दिखाता है कि न्याय प्रक्रिया को दूषित करने के लिए दबाव या धमकी का इस्तेमाल कितना संगीन अपराध माना जाता है, खासकर तब जब इसका परिणाम इतना भयावह हो, मतलब किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह हो जाए। यहाँ परिणाम स्वरूप शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि धमकी, झूठी गवाही और निर्दोष व्यक्ति की सजा के बीच एक सीधा कारण और परिणाम का रिश्ता साबित होना चाहिए। अच्छा, सीधा लिंक होना चाहिए। हाँ, अगर झूठी गवाही दी भी गई लेकिन सजा किसी और सबूत के आधार पर हुई तो शायद यह धारा लागू ना हो। यह साबित करना होगा कि उसी झूठी गवाही से सजा हुई। यह सचमुच गंभीर है। इससे यह भी साफ होता है कि कानून न केवल झूठ बोलने वाले को बल्कि झूठ बुलवाने के लिए जबरदस्ती करने वाले को भी उतनी या शायद ज्यादा गंभीरता से लेता है, खासकर जब नतीजे इतने विनाशकारी हों। निश्चित रूप से यह दिखाता है कि गवाहों की सुरक्षा और उनकी बिना दबाव के गवाही देने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये प्रावधान गवाहों को एक तरह की अप्रत्यक्ष सुरक्षा भी देता है, ये बताकर कि उन्हें धमकाने वालों को कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, साथ ही यह साबित करने की चुनौती भी बहुत बड़ी है कि धमकी दी गई थी, कि उसी धमकी के कारण झूठी गवाही दी गई और फिर उसी गवाही के कारण निर्दोष को सजा हुई। ये कानूनी प्रक्रिया में काफी जटिल हो सकता है। समझ गया। तो हमने देखा कि झूठी गवाही देना धारा 231 और दिलवाना धारा 232 कितना गंभीर है। लेकिन क्या मामला सिर्फ गवाही तक ही सीमित है? क्या हो अगर कोई झूठा दस्तावेज या कोई और चीज सबूत के तौर पर पेश करें? यहाँ शायद धारा 233 तस्वीर में आती है ना? बिल्कुल, धारा 233 इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाती है। ये उन लोगों पर लागू होती है जो जानते हैं कि कोई सबूत झूठा है या गढ़ा हुआ है, मतलब फैब्रिकेटेड है, फिर भी वे उसे भ्रष्ट तरीके से करप्टली असली और सच्चे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ इस्तेमाल करने की कोशिश ही करते हैं। भ्रष्ट तरीके से, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? क्या अनजाने में इस्तेमाल करना भी अपराध है? नहीं, भ्रष्ट तरीके से शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि इस्तेमाल करने वाले का इरादा नेक नहीं है। वो जानबूझकर अदालत या किसी कानूनी कार्रवाई को गुमराह करना चाहता है या कोई नाजायज फायदा उठाना चाहता है या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये महज लापरवाही या गलती से इस्तेमाल करने से बिल्कुल अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति एक जाली वसीयत को ये जानते हुए कि वो जाली है अदालत में असली बताकर पेश करता है ताकि वो संपत्ति हड़प सके, तो वो धारा 233 के दायरे में आएगा। और ऐसे व्यक्ति के लिए सजा क्या है? धारा 233 कहती है कि ऐसे व्यक्ति को भी वही सजा मिलेगी जो झूठी गवाही देने या गढ़ने वाले को मिलती। वही सजा? हाँ, यानी सजा उस अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगी जिसके संबंध में वो झूठे सबूत का इस्तेमाल किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे हमने धारा 231 में देखा था। तो सिर्फ झूठी गवाही देना या बनाना ही नहीं, बल्कि जानबूझकर झूठे सबूत का इस्तेमाल करना भी उतना ही गंभीर अपराध है। यानी अगर किसी ने झूठा दस्तावेज बनाया
और दूसरे ने उसे अदालत में असली बताकर पेश कर दिया, ये जानते हुए कि वो झूठा है और गलत इरादे से, तो पेश करने वाला भी उतना ही दोषी होगा। सही कहा। कानून न केवल झूठे साक्ष्य के निर्माण को सजा देता है, बल्कि उसके जानबूझकर और गलत इरादे से किए गए उपयोग को भी दंडित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जो साक्ष्य श्रृंखला है, मतलब चेन ऑफ एविडेंस, उसका हर चरण बनाने से लेकर पेश करने तक उसमें सत्यनिष्ठा बनी रहे। ये वकीलों पर, पार्टियों पर और हर उस व्यक्ति पर जिम्मेदारी डालता है कि वे जानबूझकर झूठे सबूतों को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा न बनने दें। ये तो हुआ गवाही और सबूतों की बात। अब आगे धारा 234 और 235 हैं। ये प्रमाण पत्रों मतलब सर्टिफिकेट से संबंधित लगती हैं। आजकल तो लगभग हर काम में किसी न किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जन्म, मृत्यु, शादी, शिक्षा, निवास, पता नहीं क्या क्या। ये धाराएं कैसे काम करती हैं? हाँ, ये धाराएं प्रमाण पत्रों की अहमियत और उनकी सच्चाई को बनाए रखने पर केंद्रित हैं। धारा 234 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो कानूनी तौर पर कोई प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं या जिन पर ऐसा करने की जिम्मेदारी है, लीगली बाउंड टू इशू जिसे कहते हैं, या फिर ऐसा प्रमाण पत्र जो कानूनन सबूत के तौर पर स्वीकार्य है, एडमिसिबल इन एविडेंस। जैसे कि कोई सरकारी अधिकारी या शायद डॉक्टर। हाँ, उदाहरण के लिए बिल्कुल। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कोई प्रमाण पत्र जारी करता है या उस पर हस्ताक्षर करता है और वो जानता है कि वो प्रमाण पत्र किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर, मटेरियल पॉइंट पर झूठा है, तो उसे वही सजा मिलेगी जैसे उसने झूठी गवाही दी हो। महत्वपूर्ण बिंदु पर झूठा, इसका क्या मतलब है? क्या हर छोटी मोटी गलती अपराध मानी जाएगी? नहीं, महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब है कि झूठ उस बात के बारे में है जो उस प्रमाण पत्र के उद्देश्य या उसके प्रभाव के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को फिट होने का मेडिकल सर्टिफिकेट देता है जबकि वो जानता है कि वो व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और नौकरी के लिए फिट नहीं है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु पर झूठ होगा। हाँ, ये तो गंभीर बात है। या कोई अधिकारी झूठा निवास प्रमाण पत्र जारी कर दे जिससे किसी को कोई नाजायज सरकारी फायदा मिल जाए। लेकिन अगर सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग में कोई मामूली सी गलती हो जाए जो जानबूझकर नहीं की गई और जिससे सर्टिफिकेट का मूल उद्देश्य प्रभावित नहीं होता, तो वो शायद इस धारा के तहत ना आए। यहाँ भी जानते हुए नोइंग इट टू बी फॉल्स, ये तत्व महत्वपूर्ण है। समझ गया। तो ये धारा झूठे सर्टिफिकेट बनाने या जारी करने वाले को जिम्मेदार ठहराती है। फिर धारा 235 क्या है? ये धारा 234 से कैसे अलग है? धारा 335 उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है, कह सकते हैं। यह उस व्यक्ति से संबंधित है जो ऐसे किसी प्रमाण पत्र को जिसके झूठे होने की जानकारी उसे है, साफ लिखा है, जो वह जानता है कि झूठा है, नोइंग इट टू बी फॉल्स, उसे भ्रष्ट तरीके से सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग करता है या करने का प्रयास करता है। अच्छा, तो धारा 234 बनाने वाले या जारी करने वाले के लिए है और धारा 235 उसका इस्तेमाल करने वाले के लिए, बशर्ते इस्तेमाल करने वाला जानता हो कि वो झूठा है और उसका इरादा भी गलत हो। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने धारा 334 के तहत एक जाली डिग्री सर्टिफिकेट बनाया। अब कोई दूसरा व्यक्ति उस जाली डिग्री को लेता है, ये जानते हुए कि यह जाली है, और उसे नौकरी पाने के लिए या शायद किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जमा करता है, तो यह दूसरा व्यक्ति धारा 335 के तहत अपराधी होगा। और सजा? उसे भी वही सजा मिलेगी जैसे उसने झूठी गवाही दी हो। संक्षेप में कहें तो झूठा सर्टिफिकेट बनाना और जानते हुए गलत इरादे से उसका इस्तेमाल करना, दोनों ही झूठी गवाही देने के बराबर गंभीर अपराध माने जाते हैं। इससे प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता बनाए रखने पर कितना जोर दिया गया है, ये साफ हो जाता है। निश्चित रूप से, क्योंकि प्रमाण पत्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रियाओं का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, अकादमिक डिग्री हो, जाति प्रमाण पत्र हो या कोई और आधिकारिक दस्तावेज, उनका झूठा होना पूरी व्यवस्था के भरोसे को तोड़ सकता है और गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है। इसीलिए कानून न केवल उनके निर्माण में बल्कि उनके उपयोग में भी सच्चाई और ईमानदारी सुनिश्चित करना चाहता है। ये सभी धाराएं 231 से 235 तक मिलकर एक तरह का जाल बुनती हैं जो न्याय प्रक्रिया में सत्य के महत्व को रेखांकित करता है। चाहे वो मौखिक गवाही हो या गढ़ा हुआ सबूत हो या धमकी से प्राप्त गवाही हो या फिर
झूठे प्रमाण पत्र हों। तो आज हमने इन कानूनी अंशों की गहराई में जाकर ये समझा कि झूठी गवाही देना या उसे गढ़ना, इसके लिए किसी को धमकाना या जानते हुए झूठे सबूतों और प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करना, ये कितने गंभीर अपराध हैं। ये सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि कानून की नज़र में ये दंडनीय अपराध हैं और सजाएं भी दिखाती हैं कि कानून इसे कितनी गंभीरता से लेता है। कुछ मामलों में तो सजा सीधे उस अपराध के बराबर है जिसके लिए झूठी गवाही दी गई या झूठा सबूत पेश किया गया। हाँ, इन प्रावधानों का सार यही है कि न्याय की जो इमारत है वो सत्य की नींव पर ही खड़ी है। पूरी प्रक्रिया इस विश्वास पर टिकी है कि जो गवाह अदालत में कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, जो दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं वो असली हैं। जब इस विश्वास से खिलवाड़ होता है, जब सत्य को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा जाता है, तो न केवल किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा ही दांव पे लग जाती है। ये कानून उसी सत्य और विश्वसनीयता की रक्षा के लिए एक ढाल का काम करते हैं। तो निष्कर्ष स्पष्ट है, कानूनी व्यवस्था में सच्चाई का स्थान सर्वोपरि है, खासकर जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा या जीवन दांव पर लगा हो। कानून झूठी गवाही और उससे जुड़े हर पहलू को, चाहे वो उसे बनाना हो, इस्तेमाल करना हो या किसी को ऐसा करने पर मजबूर करना हो, बहुत गंभीरता से लेता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि न्याय प्रक्रिया में भाग लेने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो सत्य के प्रति निष्ठावान रहे।